अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मदारी बिजनेस स्कूल सियालकोट। वो स्टूडेंट्स जो सीए पीआरसी में मार्च 2026 में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए आज एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इन्वेंटरी का। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या है। तो कमिंग ऑन में आपको डिटेल में पता चलेगा कि पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी क्या लॉजिक है, क्यों हम इसको करते हैं और क्यों इनको हम रिकॉर्डिंग मेथड्स बोलते हैं। दीज आर नॉट द मेजरमेंट मेथड्स बल्कि ये एक रिकॉर्डिंग मेथड है। तो आइए हम परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो जी इन्वेंटरी का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और इन्वेंटरी में हमने बेसिक्स अंडरस्टैंड किए हैं रिगार्डिंग मेजरमेंट। ठीक है, रिगार्डिंग मेजरमेंट जो है वो कौन से बेसिक्स अंडरस्टैंड किए कि जी हमने देखा है कि जी इन्वेंटरी जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलायबल वैल्यू पे भी है। कॉस्ट को भी हमने फिर डिटेल में एक्सप्लोर किया कि पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो कैसे निकालते हैं। फिर अगर ज़्यादा आइटम्स ऑफ इन्वेंटरी हो सिमिलर आइटम नेचर के, तो उसमें हमने देखा कि जो कॉस्ट फार्मूला का इस्तेमाल देखा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अगेन वी आर डिस्कसिंग द कॉस्ट व्हेन वी आर डिस्कसिंग फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या एवरेज कॉस्ट। ठीक है ना, आज हम जो बेसिक्स देखेंगे वो देखेंगे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या है। ये मेजरमेंट के सिस्टम नहीं है, ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम जो है वो क्या है जी, वो शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं जो आज टॉपिक पढ़ना है वो है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल। ऊपर एक एग्जांपल में लिखी है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। ये आज पढ़ना है जी पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल इन्वेंटरी। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको आज पढ़ेंगे और जो है बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट दे एक्चुअली है। अच्छा, ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये मेथड जो है ये कोई मेजरमेंट मेथड नहीं है। दीज आर नॉट मेजरमेंट मेथड्स। इनकी बात हो रही है कि ये रिकॉर्डिंग के मेथड, इन्वेंटरी का रिकॉर्ड किस तरह से रखना है, पीरियोडिक रखना है या परपेचुअल रखना है। तो ये उनके प्रिंसिपल्स हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या है बेसिकली। ठीक है, हम वापस आते हैं एक एग्जांपल पे जो हमने 2 दिन पहले की थी। ये बड़ी अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ, इसी को ही हमने आगे लेके चलना है कि कैसे ये पीरियोडिक परपेचुअल जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जनवरी का पूरी एक्टिविटी है। ये क्वेश्चन था, ये ब्लू में जो लिखा है ये। ठीक है, ये जनवरी की पूरी एक्टिविटी है। जनवरी में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं था, उसका रेट भी कोई नहीं था, उसकी अमाउंट भी कोई नहीं थी। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, उसके बाद हमने परचेजेस की पूरा जनवरी में 10 यूनिट परचेज किए, 10,000 के हिसाब से किए। टोटल परचेज कितनी आ गई? 1,00,000 की। टोटल परचेज 1,00,000 की आ गई। सेल हमने किए पूरे जनवरी में 6 यूनिट 15,000 के हिसाब से। टोटल सेल हमारे पास कितनी आ गई? 90,000। अगर हम फिलहाल इसको अज्यूम करें कि ये आपको नहीं दिया हुआ, ठीक है, अभी हम अज्यूम करेंगे कि ये नहीं गिवन आपको। ठीक है, ये आपको गिवन नहीं है फॉर द टाइम बिंग। शुरू में मैंने इसको नहीं था लिखा ना यहाँ पे। हमने हमने सेल कितनी की है जी? 90,000 की। हमने परचेज कितनी की है? 1,00,000 की। तो हमने कहा था, मैंने आपसे पूछा था कि भाई प्रॉफिट आपका कितना हुआ? 1,00,000 की परचेज करके 90,000 की सेल कर दी है। आपने कुछ लोगों ने कहा कि ये तो 10,000 का लॉस हो गया है। तो मैंने कहा कि देखिए, परचेज़ेज़ टोटल है 1,00,000 की, सेल टोटल है 90,000 की। तो 1,00,000 का नुकसान नहीं हुआ, 10,000 का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि
30,000 का प्रॉफिट हुआ है। वो कैसे हुआ कि जी हमने 10,000 की चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, 15,000 की बेच रहे हैं, एक पीस के ऊपर आपका 5,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो आपका 10,000 का नुकसान कैसे हो गया? तो अगर एक पीस के ऊपर आपका 5,000 का प्रॉफिट है, तो आपने कितने पीस बेचे हैं? 6 पीस बेचे हैं, तो एक के ऊपर अगर 5,000 कमा रहे हैं, 6 के ऊपर कितने कमाएँगे? 30,000 कमाएँगे। 6 के ऊपर 30,000 कमाएँगे। हम चूँकि हम अच्छा, अब क्या करेंगे जी, अब अगर हम प्रॉफिट लॉस बनाएँ, फिर मैंने कहा नहीं जी आपके पास 4 का क्लोजिंग स्टॉक भी मौजूद है, वो तो बिका नहीं है अभी ना। तो वो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 4 यूनिट का, और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से 15,000 से नहीं, क्योंकि सेल प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करते क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को, हम कॉस्ट से करते हैं। हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई? 40,000। फिर हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसपे जो ग्रॉस प्रॉफिट तक का चैप्टर है वो किया। हमने क्या कहा, सेल हमने उठा के सेल के सामने लिख दी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेजेस ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। ये हमने उस दिन डिस्कस किया था कि ओपनिंग स्टॉक में, ये तो आपको पता भी है कि जी जब आप प्रॉफिट लॉस बनाते हैं कि जी ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में आपको बताया था कि जी कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, कि जो चीजें आप सेल कर रहे हैं उनकी कॉस्ट, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लेस ना करता, यहाँ पर मैं अगर क्लोजिंग स्टॉक लेस ना करता, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ जानी थी? 1,00,000, तो 90,000 में से 1,00,000 माइनस होना था, तो 10,000 का लॉस ही आना था, ठीक है ना? तो बच्चे अक्सर पूछते हैं जी भाई क्लोजिंग स्टॉक हमने लेस क्यों किया? तो क्लोजिंग स्टॉक हमने लेस इसलिए किया है ताकि हमारी करेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ये देखो हमने ऊपर क्या लिखा है? सेल्स। ये कितने यूनिट्स की है? 6 यूनिट्स की सेल है। तो कॉस्ट भी तो नीचे 6 यूनिट्स की होनी चाहिए ना? तभी तो इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं, कि जो चीज़ें सेल कर रहे हैं ये उनकी कॉस्ट है 60,000। ये 60,000 क्या है आपके पास? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कि जो चीज़ें आप ऊपर सेल कर रहे हैं, उन्हीं की कॉस्ट आनी है। जो चीज़ें सेल नहीं कर रहे, उनकी कॉस्ट इस 60,000 में शामिल नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने 40,000 को यहाँ पे माइनस किया। क्योंकि अगर हम 40,000 को माइनस ना करते, तो यहाँ पे कितना आता? 1,00,000। अब 1,00,000 जो कॉस्ट है, वो उसमें से 60,000 जो है वो जो चीज़ें बेची हैं उनकी कॉस्ट है, और जो 40,000 वो है, जो चीज़ें नहीं बेची उनकी भी कॉस्ट है। तो हम ऊपर लिख रहे हैं, हेडिंग क्या है जी इसकी? 60,000 की जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कि जो चीज़ें आप सेल कर रहे हैं, हमें सिर्फ़ उनकी कॉस्ट चाहिए। वो निकालने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक लेस करना पड़ेगा। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं। ठीक है? अगर हम क्लोजिंग स्टॉक लेस ना करते, तो हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ सेल्स सही नहीं आती। तो दिस इज़ द लॉजिक कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते वक़्त क्लोजिंग स्टॉक को लेस क्यों करते हैं। ताकि अगर आप परचेज़ ही माइनस करा देंगे, 100,000 ही माइनस करा देंगे 90,000 में, तो वो तो लॉस आ जाएगा, जबकि एक्चुअली में लॉस नहीं है। तो अगेन परपेचुअल पीरियोडिक शुरू करने से पहले मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को दोबारा रीकैप करवाया। कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट है जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? कि जो चीज़ें आप सेल कर रहे हो, उनकी कॉस्ट। 6 ऊपर सेल कितने यूनिट्स की है? 6 यूनिट्स की। तो कॉस्ट कितने यूनिट्स की आनी चाहिए? 6 यूनिट्स की आनी चाहिए। तो 6 यूनिट्स की आ गई, ठीक है ना? अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो पीरियोडिक परपेचुअल में कुछ इन्वेंटरी अब नॉर्मल लॉस की होगी। सेल तो नहीं हुई। कुछ इन्वेंटरी ड्राइंग में भी चली जाएगी, वो सेल तो नहीं हुई। कुछ इन्वेंटरी फ्री सैंपल में भी चली जाएगी, तो वो सेल तो नहीं हुई। चाहे फ्री सैंपल करें, लॉस करें या कुछ करें, आगे आगे बढ़ते हैं उसको वन बाय वन, तो वो सेल नहीं हुई। जब वो सेल नहीं हुई तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी नीचे आनी चाहिए। लेकिन इन्वेंटरी मसला है, माइनस हो गई। तो इसी एग्जांपल को आज हम कंटिन्यू करते हैं और परपेचुअल पीरियोडिक इन्वेंटरी समझते हैं। ठीक है? अच्छा जी। एकेडमिक मैं एक्सीलेंस की अगर बात करें तो एकेडमिक एक्सीलेंस विदाउट एक्सपीरियंस फैकल्टी वो पूरी नहीं हो सकती। वी हैव 6 फुली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि इस कैंपस में सीए और एससीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे। और अगर मैं अपनी बात करूं, बीइंग द डायरेक्टर एजुकेशन, आई हैव 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग सीए एंड एससीए स्टूडेंट्स। बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अभी मार्केट में और इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं, दोज हैव बीन अल्हम्दुलिल्लाह माय स्टूडेंट्स। एकेडमिक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा, एक परपेचुअल पीरियोडिक में जाने से पहले
हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को भी नहीं देख रहे। अभी हम 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जी आप जब अभी आप पेट पीरियोडिक को भूल गए, आपने मुझे बस बताना है तो आपको पता है। आप जब परचेज़ेज़ करते हैं, तो आप क्या एंटर करते हैं? परचेज़ेज़ गुड्स फॉर रुपीज़ परचेज़ेज़ गुड्स फॉर रुपीज़ 1 लाख। जी, तो क्या एंट्री करेंगे? आप एंट्री करेंगे, परचेज़ेज़ डेबिट करेंगे और कैश या पेएबल या व्हाटएवर जो भी है, वो यही करेंगे ना। और परचेज़ेज़ क्या होता है आपका एक्सपेंस? परचेज़ेज़ क्या होता है आपका? उसके बाद आप जब परचेज़ रिटर्न करते हैं, क्या एंट्री करते हैं? कैश डेबिट और परचेज़ रिटर्न क्रेडिट कर लेते हैं। लेट्स से जी वो जितनी भी अमाउंट से थी, ठीक है? अभी मैं इसकी अमाउंट लिख रहा, कोई भी अमाउंट थी। अच्छा, उसके बाद जब आप सेल्स करते हैं, सेल्स की एंट्री क्या करते हैं? सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 90,000 तो आप एंट्री करते हैं जी। सही बताऊँ सारी चीज़ जो चीज़ें सारी परचेज़ की सारी तो नहीं बेची, सिर्फ 6 चीज़ें बेची। तो उसकी मैंने एंट्री कर दी थी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी। और सिमिलरली जब सेल रिटर्न होती है, सेल्स रिटर्न होगी, अगर ये वापस आएँगी तो हमारे पास सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी और कैश या रिसीवेबल या कैश या रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए, आपने ट्रायल बैलेंस देखा है ना? ट्रायल बैलेंस का पता है ना क्या होता है? ये जो परचेज़ का लेजर है ये ट्रायल बैलेंस चला जाएगा, ये सेल का लेजर है ये ट्रायल बैलेंस चला जाएगा, ठीक है? और अब ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आता है? इन्वेंटरी किधर से आती है? देखो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंटरी लिखते हो? लिखते हो ना? वो इन्वेंटरी कहाँ से आनी चाहिए? ट्रायल बैलेंस से आनी चाहिए और ट्रायल बैलेंस में इन्वेंटरी कहाँ से आएगी? लेजर से। लेजर से इन्वेंटरी कहाँ आएगी? लेजर में इन्वेंटरी कहाँ आएगी? जर्नल से। मसला ये है कि जब आप इन्वेंटरी परचेज़ कर रहे हो, तो आप परचेज़ डेबिट कर रहे हो, इन्वेंटरी तो नहीं कर रहे। जब आप इन्वेंटरी सेल कर रहे हो, सेल क्रेडिट कर रहे हो, इन्वेंटरी तो नहीं कर रहे हो। तो इन्वेंटरी तो किसी गेम में आ ही नहीं रही, तो वो ट्रायल बैलेंस में किधर से आ गई? दिस इज़ द क्वेश्चन दैट शुड थिंक अबाउट इट। कि जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंटरी गई है, तो वो किधर से उड़ के आ गई? इसके बारे में हम थोड़ा लेटर स्टेज में डिस्कस करेंगे, बट ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है ना? बट बड़ी अजीब-सी बात नहीं है? कि आपने जितनी भी एंट्रीज़ की हैं जितनी भी एंट्रीज़ आपने समझी हैं पीआरसी में शुरू में, सेल की तो कैश तो सेल हुआ, परचेज़ की इन्वेंटरी परचेज़ कर रहे हो तो परचेज़ टू कैश। जब लेजर ही आपके जब आप एंट्री परचेज़ और सेल ही कर रहे हो, लेजर भी परचेज़ और सेल के बनेंगे। ट्रायल्स में भी परचेज़ और सेल ही जाएगी और जो ट्रायल्स में गया वही उड़ गया तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन में और कंपनी इनकम में जाएगा। तो फिर इन्वेंटरी किधर से आ गई? ट्रायल बैलेंस में। आपने देखी है ना इन्वेंटरी कभी ट्रायल बैलेंस बनाते हुए इन्वेंटरी कभी आपने देखी होगी इन्वेंटरी आ रही हो। तो वो कहाँ से आ गई? उसको हम थोड़ी देर के लिए नोट करते हैं। अब हम वापस किसी एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। अच्छा मुझे इन एंट्री से पता चल सकता है कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है? ये तो चलो मैंने आपको ऊपर एग्ज़ाम्पल बताई ना कि 10 आइटम परचेज़ किए हैं, 6 आइटम सेल कर दी हैं, तो 4 बच गई, तो वो कूलियों पे काउंट हो गए। अब एक फैक्ट्री है, अज़्यूम करें एक फैक्ट्री पूरा साल परचेज़ करती रहती है। पूरा साल परचेज़ करती रहती है। समझो जी वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। सियालकोट में बैठे हैं सर्जिकल की मिसाल ये आती है मेरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। पूरा साल वो स्टील परचेज़ करते जा रहे हैं, परचेज़ करते जा रहे हैं। डेली बेसिस पे परचेज़ हो रहा है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, करते-करते और डेली बेसिस पे सेल भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। इन्वेंटरी आ रही है, इन्वेंटरी जा रही है, इन्वेंटरी आ रही है, इन्वेंटरी जा रही है। इधर तो आसान था ना एग्ज़ाम्पल में 10 मिनट परचेज़ किए, 6 बेच दिए तो आपको ज़ुबानी पता चला था। वहाँ पर जब साल खत्म होगा, वहाँ पर जब 31 दिसंबर आएगा या 30 जून जो भी ईयर एंड है वो आएगा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है?
क्योंकि उन्होंने लेजर तो कोई नहीं बनाया हुआ इन्वेंटरी का। नॉर्मली हमें अगर साल के एंड में देखना हो हमारे पास कैश कितना है, तो हमने क्या बनाया होता है, लेजर फटाफट खोलेंगे और वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कैश कितना है। ठीक है ना? बैंक बैलेंस देखना हो कितना है हमारे पास, फटाफट लेजर खोलोगे बैंक बैलेंस नज़र आ जाएगा। लेकिन मुझे ये जानना हो कि इन्वेंटरी मेरे पास कितनी है? मेरे पास तो लेजर ही नहीं है। लेजर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इन्वेंटरी कभी एंट्री नहीं की, तो लेजर कहाँ से आ जाएगा? अब मुझे कैसे स्टॉक पता चलेगा जब मैं 31 दिसंबर पे खड़ा हूँ, मेरे पास स्टॉक कितना है? क्योंकि मेरे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर कोई लेजर नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना? फिर ये जो 4 है बेसिकली, ये 4 कहाँ से आएगा? ये तो चलो अभी ज़ुबानी-ज़ुबानी था ना, 10 की परचेज़ की 6, ये तो समझो कि अगर हज़ारों परचेज़ की, हज़ारों बीच में सेल किए, अब मुझे नहीं पता इस वक़्त कितना स्टॉक पड़ा है। तो कैसे पता चलाऊँगा कि मुझे बताओ, अच्छा आप लोगों को मुझे कुछ बताइए कैसे पता चले? अच्छा चलो मैं करता आप कह रहे हो कि जी जितनी सेल की है, जितनी परचेज़ की है उसमें सेल माइनस कर रहे हैं तो बाकी स्टॉक बच जाएगा। गलत, कैसे? सेल मैंने कितनी परचेज़ मैंने कितने की है? 1 लाख। सेल मैंने कितनी की है? 90,000 की। तो बाकी कितना बच गया? 10,000, तो 10,000 का स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे तो नहीं होगा। जी। मुझे नहीं पता ना, मैं एक आइटम तो परचेज़ करता ही नहीं। रॉ मटेरियल में मेरे पास 50 तरह के आइटम थे। वो उसको हम जोड़ के तो एक फिनिश गुड बेचते हैं। हम तो वो शीट ला के शीट बेचते ही नहीं, हम शीट ला के पीसेस ला के बेचते हैं, मुझे क्या पता? प्रॉब्लम है। तो इसका हल क्या है कि 31 दिसंबर को जब स्टॉक मेरे पास नहीं है, तो मुझे इस 31 दिसंबर की शाम को जाके स्टोर में जाके गिनना पड़ेगा। स्टोर वाले ने अपना हिसाब रखा होगा, कोई रजिस्टर बनाया होगा, लेकिन वो लेजर-शेजर कोई नहीं होगा। वो जाके देख लेंगे उसके रजिस्टर, जो भी उसने बनाया होगा, जैसा भी है, ठीक है? और उसको फिर गिन लेंगे। वो फिज़िकल काउंट करना पड़ेगा स्टॉक, और फिज़िकल काउंट से पता चलेगा कितना पड़ेगा। फिज़िकल काउंट से पता चलेगा कि कितना पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज़ कॉल्ड पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। ये जो हम करते हैं ना, बचपन से बता दिए हैं कि पीआरसी जब आपने शुरू की थी, जब बचपन था आपका, तो वहाँ से जब आप पढ़ते आए हैं ना, तो वो जो भी स्टॉक आप पढ़े थे, वो पीरियोडिक पढ़ रहे थे। परपेचुअल तो कभी आपने नहीं देखा। जो आपने पढ़ा है, वो पीरियोडिक पढ़ा है। पीरियोडिक में ये कुछ होता है, जो अभी आपके सामने ये जो मैंने एंट्रियाँ लिखी है ना, ये जो आपने खुद बताई है, मुझे मैंने नहीं बताई, ये आपने खुद बताई है। ये एंट्रियाँ पीरियोडिक की एंट्री है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब ये है कि आप साथ-साथ रिकॉर्डिंग इन्वेंटरी का मेंटेन कर रहे हैं। आप सेल को सेल में डाली जा रहे हैं, परचेज़ को परचेज़ में डाली जा रहे हैं, और एंड पे जाके जब साल खत्म हो जाएगा या महीना खत्म हो जाएगा या 6 महीने खत्म हो जाएंगे, जिस डेट पे भी आपने बैलेंस क्लोज़ करनी है, उस दिन पे जाके आप फिज़िकल काउंटिंग करोगे, आपको पता चलेगा कि आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है। तो पीरियोडिक इन्वेंटरी में एक मसला है वैसे, कोई मसला तो नहीं है, बस मसला कह नहीं सकते इसको, कि अब फिज़िकल काउंट में जाके करूँगा, जैसे ये एक मिसाल ले लें, मैंने फिज़िकल काउंट की, जाके मुझे 3 ही नज़र आए। मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितना नज़र आया? 3 यूनिट। तो अब मुझे ये नहीं पता होना कितना चाहिए था। वो इतनी इन्वेंटरी परचेज़ की, इतनी इन्वेंटरी सेल की, वो तो मैं नहीं सब टैली कर सकता ना। सारा साल होता जा रहा है और हज़ारों तरह की आइटमें, सब कुछ है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब मैं निकालूँगा फिज़िकल काउंटिंग करने के बाद, मैं स्टोर कीपर के रेमो कर मैं स्टोर कीपर के रेमो का जो स्टोर वाले ने मुझे बताया कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है, देख ले मैंने रजिस्टर बनाया हुआ है, मैं उसी को मन-मन मान के उसको टोटल करूँगा, उसकी कॉस्ट निकालूँगा। अगर इतने-इतने पीस मेरे पास पड़े हैं, मैं देखूँगा जी मेरी कॉस्टिंग क्या है जी, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ एवरेज ऑफ द मंथ करके मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालूँगा। वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैं यहाँ पे उठा के प्रॉफिट लॉस बनाते वक़्त लिखूँ, जो मुझे स्टोर कीपर कहे। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि और तो मेरे पास कोई जादू तो नहीं है, मेरे पास कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, मैं तो स्टोर कीपर के रेमो पे रखता हूँ। क्योंकि स्टोर कीपर जो रिकॉर्ड बनाता है, वही मुझे नज़र आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का एक ड्रॉबैक तो ये है कि साथ-साथ रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है इन्वेंटरी का, साथ-साथ अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है।
और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का एक ड्रॉबैक ये है, अगर कोई उसमें स्टॉक में कोई चोरी चकारी हुई है, तो वो मुझे नज़र नहीं आएगी। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कितना होना चाहिए था। क्योंकि मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वो साथ-साथ इन्वेंटरी का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा। होना क्या चाहिए था कि एक रिकॉर्ड अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा हो, यानी कि वो इन्वेंटरी की एंट्रियाँ कर रहा हो, स्टॉक की एंट्रियाँ कर रहा हो, स्टॉक का लेजर बना रहा हो। फिर जब साल खत्म होगा, तो मैं फटाफट खोल के देख सकता हूँ कि मेरे पास स्टॉक, अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या कहते हैं, कितना पड़ा है। और फिर मैं स्टोर वाइज़ पूछूँगा, भई तुम्हारे पास कितना पड़ा है? तो मैं उसे कंपेयर भी करता हूँ, अगर वो स्टोर वाला कोई आगे पीछे चोरी-चकारी गायब करेगा, तो मुझे पता भी चल जाए। ये जो दूसरा सिस्टम है, दिस इज़ कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, जिसमें मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट साथ-साथ इन्वेंटरी का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करता हूँ। इसीलिए जब हम एंट्रीज़ पढ़ेंगे, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की एंट्रीज़ जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें हम ये वाली एंट्रीज़ नहीं कर रहे। उसमें हम परचेज़ को डेबिट करके कैश क्रेडिट नहीं कर रहे। तो हम इन्वेंटरी को डेबिट करके कैश क्रेडिट कर रहे होंगे, जब आप पढ़ेंगे। सिमिलरली जब सेल कर रहे होंगे, तो सेल क्रेडिट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि इन्वेंटरी भी क्रेडिट कर रहे हैं। सेल भी आएगी, लेकिन उसको बाद में आती है उसकी तरफ। तो ये मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। अभी मैंने एंट्रीज़ नहीं बताई पीरियोडिक परपेचुअल की। अभी मैंने सिर्फ आपको डिफरेंस समझाया कि भई पीरियोडिक परपेचुअल में डिफरेंस क्या है। परपेचुअल में ऑब्वियसली अकाउंटेंट का काम थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है इन्वेंटरी की एंट्रीज़ भी करनी है। लेकिन पीरियोडिक में एक अकाउंटेंट जो होते हैं, वो चिल भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अकाउंट इन्वेंटरी का रिकॉर्ड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेंटेन नहीं हो रहा, सिर्फ स्टोर में हो रहा है। परपेचुअल में स्टोर वाला तो अपना काम कर ही रहा है ना, तो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ही, हम फिजिकल अमाउंट करेंगे भी, चेक करेंगे। लेकिन पीरियोडिक तो साथ-साथ परपेचुअल में साथ-साथ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेंटेन, ठीक है? तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड पीरियोडिक। पहले हम लॉजिक को समझें, एंट्रीज़ तो बंदा कर ही लेता है। मैं एंट्री कराऊँगा, बच्चे अगर कोई रटते थे कि अच्छा जी ये पीरियोडिक इन्वेंटरीज़ है, ये परपेचुअल की इन्वेंटरीज़ है, पता-वता कुछ नहीं, क्यों हो क्या रहा है, ठीक है? यू शुड नो कि ये है। अब ये रिकॉर्डिंग के मेथड है। अब आप मुझे एक बात बताएँ, चलिए मैं अज़्यूम करता हूँ कि कोई चोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अगर सब कुछ सही हो रहा है, साथ-साथ रिकॉर्ड मेंटेन करनी है, जो मैं एंड में टोटल कर रहा हूँ, पर आना तो बराबर ही चाहिए ना, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ ये रिकॉर्डिंग मेथड है कि अगर मैं साथ-साथ रिकॉर्ड मेंटेन करूँ, तो मैं 10 जब भी परचेज़ करने जा रहा हूँ, मैं साथ-साथ रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ। जब सेल करने जा रहा हूँ, इन्वेंटरी को साथ-साथ मेंटेन करता जा रहा हूँ। तो मेरी इन्वेंटरी कितनी बचेगी? साल के एंड में 4 ही बचेगी। और मैं साथ-साथ नहीं कर रहा, तो मैं यही रहूँगा, मैं साथ-साथ सेल की मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा इन्वेंटरी का। 6 पूरे साल में सेल की है, रिकॉर्ड नहीं रखा इन्वेंटरी का, तो बचेंगे तो फिर भी 4 ही ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आंसर तो सेम ही आएगा, परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेजरमेंट के प्रिंसिपल नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग के प्रिंसिपल। साथ-साथ रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, आखिर में कर रहे हो, आंसर तो सेम आएगा, आंसर में करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आंसर तो सेम आएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग के मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज कॉस्ट मेजरमेंट के मेथड है, उनमें आंसर चेंज फ़र्क आता है। अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ कर रहे हैं, तो परपेचुअल से करो, पीरियोडिक से करो, आंसर सेम। अगर कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं पीरियोडिक वाली, तो आप परपेचुअल से करो, पीरियोडिक से करो, आंसर सेम। तो अगर आपका कॉस्ट फार्मूला सेम है, तो इट डज़न्ट मीन कि परपेचुअल या पीरियोडिक है, रिकॉर्डिंग वाले के हवाले से आंसर सेम है। एवरेज कॉस्ट में तो 2 होने पड़े थे ना, पीरियोडिक एवरेज मेथड और परपेचुअल वेटेड एवरेज मेथड। वो मेजरमेंट के प्रिंसिपल है, उनमें आंसर फ़र्क है। ये रिकॉर्डिंग के प्रिंसिपल, उन तीनों कैलकुलेशन में से अगर आप कोई भी यूज़ करते हो और रिकॉर्डिंग मेथड डिफरेंट करते हो, तो आपका आंसर सेम है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेथड, ठीक है जी। अब हम इस एग्जांपल को थोड़ा-सा एक्सटेंड करते हैं। ये तो जी हो गया ये परपेचुअल और पीरियोडिक। पीरियोडिक की एंट्री अभी हम देखते हैं, सॉरी परपेचुअल की एंट्रीज़ अभी हम देखते हैं। ये हमारे पास किसकी एंट्रीज़ हैं? पीरियोडिक की एंट्रीज़, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इस एग्जांपल को थोड़ा-सा ट्विस्ट करूँ। मैं कहता हूँ कि इसमें बल्कि दोबारा इस बस दोबारा लिख लेते हैं जी, इतना ही।
ये है जी। कितने यूनिट सेल किए, कितने यूनिट परचेज किए थे, ये तो वही हो गया, ठीक है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो था लेट्स से वो 3 था और अब नॉर्मल लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस क्या होता है? एक इन्वेंट्री ऐसा लॉस हो जाए जो अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन वो क्या है? लेट्स से वो चोरी हो गया, एक लेट्स से वो क्या हो गया? चोरी हो गया। हम पीरियडिक में चल रहे हैं, बाकी साथ-साथ रिकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। मैंने पूरे साल में जो परचेजिंग की वो ये थी, जब मैंने पूरे साल में महीने में या साल में सेल की वो ये थी, और जब मैंने महीने के आखिर में या साल के आखिर में लड़कों को कहा कि यार स्टोर वाले से स्टॉक गिन के आओ कितना है, तो उन्होंने मुझे आकर कहा ये 3 पड़े और एक ना वो चोरी हो गया था या आग लगी थी, पता है कि वो चोरी हो गया। एक अब नॉर्मल लॉस हो गया, वो बिका नहीं, वो चल गया, चोरी हो गया, गुम हो गया, जो भी। अब अगर मैं अब अगर मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊँगा, कोई ऊपर वाला, तो मैं क्या करूँगा जी? सेल कितनी होती है? 90,000। इसमें से लेस क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल किसको बोलते हैं? जो चीज़ें सेल की हैं, उनकी कॉस्ट। तो जो सेल कितनी चीज़ें की हैं? 6, तो उनकी कॉस्ट कितनी है? 1 यूनिट की कितनी है? 10,000। तो 1 यूनिट की कितनी है जी? 10,000। तो 6 यूनिट की कितनी होएगी? 60,000। लेकिन मसला ये है कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? जी, आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 10,000। नज़र आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया जी? 10,000। ओपनिंग स्टॉक 0 आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 0 आ गया। परचेज़ेज़ कितनी आएँगी? 1 लाख की कहाँ से आएँगी? ट्रायल में से ही आएँगी ना। अच्छा जी। क्लोजिंग स्टॉक कितना? अच्छा, अक्सर आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते थे ना, और जब क्वेश्चन करते थे पीआरसी में, तो आपको ना वो जो क्लोजिंग स्टॉक होता था वो एडजस्टमेंट में दिया होता था। अक्सर ना एडजस्ट वो क्यों दिया होता है एडजस्टमेंट में? क्यों दिया होता है? क्योंकि आप उसकी पूरे साल में एंट्री क्यों नहीं करते? तो लेजर में तो आने नहीं देते। जब लेजर में नहीं आता, तो वो एडजस्टमेंट में आया नीचे। और एडजस्टमेंट में कहाँ से आया? गिन के, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसलिए आया था वो एडजस्टमेंट। वो शौक नहीं था एडजस्टमेंट का। ठीक है। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है? हाँ, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3 इंटू कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 और आपके पास कितना आ जाएगा जी? अरे, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा जी? 30। ये माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड की, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे? 70,000। ये 70,000 के पास क्या है? इसे क्या बोलते हैं जी? इसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आपके पास आ गई, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। अब मसला क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? ये गलत हो गया ना ये? मैंने क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पर क्या आना चाहिए? जो चीज़ें सेल की हैं, उनकी कॉस्ट। अब ये 70,000 जो है, सेल मैंने कितनी चीज़ें की हैं? 6 चीज़ें। उसकी कॉस्ट कितनी बनती है? 60,000। ये 70,000 आया है। लेकिन मसला ये है कि अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्लोजिंग स्टॉक को 40,000 है। क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास 40,000 नहीं, वो तो मेरी मजबूरी है, मैं 30,000 है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, क्या वो गलत हो गई? नहीं, वो गलत नहीं। अभी देखना है 60,000 का फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ सेल 60,000 आएगी अभी। वो कैसे आएगी? एक स्टॉक क्या हुआ जी? अब नॉर्मल लॉस। तो मैंने ऊपर आपको अभी पीरियोडिक की एंट्रीज बताई हैं, ये बेसिक बेसिक ना, कि परचेज को ये करेंगे, परचेज रिटर्न को ये करेंगे, सेल को ये करेंगे, सेल रिटर्न को ये करेंगे, ठीक है? तो अब नॉर्मल लॉस जब हो जाए, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? तो ये 5वीं एंट्री समझने के लिए ये एग्जांपल मैंने बनाई है। रट्टा नहीं लगाना। अब नॉर्मल लॉस जब हो जाए, उसकी एंट्री क्या करते हैं? उसकी एंट्री करते हैं जी, अब नॉर्मल लॉस डेबिट। अब नॉर्मल लॉस आपको प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस चला जाएगी। कितने से? 10,000। 1 यूनिट ज़ाया हुआ ना, तो पूरा-पूरा ज़ाया हो गया। नॉर्मल लॉस डेबिट और परचेज़ेज़ क्रेडिट। स्टॉक जब परचेज़ होता है तो आप डेबिट क्यों करते हैं?
परचेज। जब स्टॉक ज़ाया होगा तो आप क्रेडिट किसे करोगे? परचेज पे। अभी इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ आपको क्या करते हैं। अब नॉर्मल लॉस क्या है? ये एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा एक एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा नीचे। और परचेजेज जो है वो आपका एक्सपेंस था, वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया आपका एक्सपेंस। अब आप मुझे बताएं, अब आप जब ये होगी अब नॉर्मल लॉस की एंट्री, तो आपने पहले भी सीखी हुई है इन्वेंट्री, जब आपने इन्होंने पास कर ली हुई है पीआरसी, उनको पता है उन्होंने इन्वेंट्री की एंट्री की हुई है ना, ये वाली की हुई है ना। ये अब अच्छा, अब क्या होगा जब लेजर बन रहे होंगे, जब लेजर बन रहा होगा किसका? परचेज का। तो जब आप परचेज की एंट्री ये वाली करेंगे, परचेज टू कैश, तो परचेज में यहाँ पे कैश लिख दोगे 1,00,000। तो जब अब नॉर्मल लॉस हुआ होगा तो ये एंट्री की होगी आपने, अब नॉर्मल लॉस टू परचेज, तो अब नॉर्मल लॉस कहाँ पे आया होगा? यहाँ पे आया होगा। कितने से? 10,000 से। और बाकी जो प्रॉफिट जो परचेजेस बच गई हैं आपके पास, वो कितने की बच गई है? 90,000। ये 90,000 की परचेज कहाँ जाएंगी? ट्रायल बैलेंस में। जब आप ट्रायल बैलेंस लाओगे, उसकी भी डेबिट और क्रेडिट होती है ना, तो उसमें परचेज लिखो कितनी? 90,000 की। और जब आप इस ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट लॉस बनाओगे, तो वहां पर भी आप परचेज कितनी लिखोगे? 1,00,000 नहीं लिखोगे, पूरे रूट से चले। तो अब यहाँ पर कितना हो गया जी? 90। 90 में 30 गया, अच्छा 60। और जीपी कितना आ गया? जी जनाब। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई है? अब देखो, कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? जो चीजें सेल की हैं उनकी कॉस्ट आ रही है सिर्फ। सेल कितनी की है? 6। तो 6 की कॉस्ट कितनी बनती है? तो देखो 60 आई। अगर आप वो एंट्री ना करते तो कॉस्ट ऑफ सेल में 70 आ रही थी। 70 1 यूनिट कितने का परचेज किया हुआ है? 10 यूनिट परचेज किए थे 10,000 के हिसाब से, ठीक है ना? तो 1 यूनिट कितने का था? 10,000 का। 10 यूनिट कितने के हो गए? 1,00,000 के। तो जब हमारी कॉस्ट ऑफ सेल 70,000 आ रही थी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो चीजें सेल कर रहे हैं उनकी कॉस्ट भी है, और जो चीजें सेल नहीं कर रहे और नॉर्मल लॉस होगा उसकी कॉस्ट भी बीच में शामिल होगी भी। हम ऊपर लिख रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल, नीचे हम लिख रहे हैं 70,000। 70,000 इज नॉट योर कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? जो चीजें सेल कर रहे हैं उनकी कॉस्ट। तो जब आप परपेचुअल इन्वेंटरी, तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो हम अब नॉर्मल लॉस जब हो जाएगा तो उसकी एंट्री करेंगे। अब नॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। अब अगर वो आपको कह देंगे जी ये 1 यूनिट जो है वो अब नॉर्मल लॉस हो गया है, या 1 यूनिट जो है वो फ्री सैंपल दे दिया मैंने, या 1 यूनिट जो है मैंने उसकी ड्राइंग कर ली है। समझो कि मैं एसीओ का काम करता हूँ, ये 10,000 का एक एयर कंडीशनर है। एयर कंडीशनर का मेरा वैसे गोदाम में पड़ा चल गया तो नॉर्मल लॉस हो गया। या मैंने, मेरा एक वो दोस्त आया था, मैं कहा चलो यार मैं फ्री सैंपल दे, या दोस्त नहीं आया, एक बिल्डिंग वाले आए मेरे पास, या मैं नई बिल्डिंग में आए 200 एसी लगाना, मैं फ्री सैंपल दे, मैंने उनको एक फ्री सैंपल दे दिया। बेचा नहीं, अब नॉर्मल लॉस है, बेचा नहीं। फिर मैं अपना घर में था, मुझे घर में भी जरूरत थी, तो मैं ड्राइंग कर ली एज एन ओनर, तो वो मैंने बेचा नहीं। तो तीनों चक्करों में मैंने वो बेचा नहीं, तीनों चक्करों में मेरी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनेगा। तीनों चक्करों में मैं एंट्री करूंगा, डेबिट करूंगा नॉर्मल लॉस टू परचेजेस, या फ्री सैंपल टू परचेजेस, या ड्राइंग टू परचेजेस। तीनों चक्करों में ये था। अब ये ना समझ लगे अच्छा जी सर ने कहा था अब नॉर्मल लॉस जो है वो होता है, अभी फ्री सैंपल आ गया तो क्या करें? मकसद ये है कि बेचा नहीं है उसको। तो बस फ्री सैंपल जब आएगा तो फ्री सैंपल के एक्सपेंस में चला जाएगा, अब नॉर्मल लॉस आएगा तो नॉर्मल लॉस एक्सपेंस में चला जाएगा, ड्राइंग आएगा तो ड्राइंग में चला जाएगा, लेकिन माइनस क्रेडिट परचेज नहीं होना इन सब में। दिस इज द लॉजिक कि जी अब नॉर्मल लॉस की एंट्री ये क्यों होती है, अब नॉर्मल लॉस टू परचेजेस ये क्यों करते हैं? नॉर्मल लॉस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस, ठीक है जी। अब देखिए कि क्या हुआ कि हमारे पास ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम चलाया। पीरियोडिक, अभी हम ना बेसिक समझ रहे हैं, अभी हम नॉर्मल लॉस की बात नहीं कर रहे, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कॉन्सेप्ट।
इससे क्लियर हो जाएगा जी ये परपेचुअल प्रोडक्ट का फर्क है। अब यही पूरा सिनेरियो जो है, ये मैं परपेचुअल से सॉल्व करता हूँ, परपेचुअल से सॉल्व करता हूँ। परपेचुअल की पहले एंट्रीज देख लेते हैं, जैसे हमने ऊपर पीरियोडिक की एंट्रीज देखी और ये एग्जांपल की है। अब हम थोड़ा परपेचुअल की एंट्रीज देख लेते हैं। ठीक है जी, अगर हम परपेचुअल पीरियोडिक का मैंने आपको जो है वो फर्क समझा दिया। परपेचुअल में क्या होता है जी, आप परचेज करते हैं, परचेज गुड्स फॉर रुपीज, वही एग्जांपल में लिख लेता हूँ जो ऊपर मैंने लिखी है 1 लाख। वहां पर हम एंट्री कर देते हैं परचेज टू कैश, यहाँ पर हम करेंगे इन्वेंट्री टू कैश। यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट नहीं करेंगे, इन्वेंट्री को ही डेबिट करेंगे। कितने से जी? 1 लाख। कॉस्ट पे ही करना ना, कैश या पे पर। क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर जब परचेज रिटर्न होगी, क्योंकि भाई रिटर्न को नहीं हम डिस्कस कर रहे, क्योंकि भाई हम जरा स्ट्रक्चर समझते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे? कैश टू इन्वेंट्री, इधर परचेज रिटर्न का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि जब परचेज ही नहीं है तो परचेज रिटर्न भी नहीं है। ठीक है ना, उसमें हमने परचेज तो परचेज, इधर परचेज नहीं, परचेज रिटर्न भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली जब आप सेल की एंट्री करोगे, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 90,000 की कर रहे थे, इधर क्या होगा? इधर हमने दो ही सवाल रखा, क्योंकि हम इधर इधर हमने एक एंट्री हमने करनी है जी, कैश डेबिट करेंगे और सेल्स क्रेडिट करेंगे और सेल प्राइस से करेंगे। ये सेल भी तो चाहिए ना हमें, सेल तो हमें चाहिए, और ये कौन सी प्राइस होगी? सेल प्राइस। ठीक है, ये कौन सी प्राइस होगी जी? सेल प्राइस, क्योंकि सेल तो चाहिए ना हमें। लेकिन मसला ये है कि हमने इन्वेंट्री को भी तो आउट करना है, क्योंकि परचेज में तो सिर्फ जो परचेज प्राइस है वही आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है। इन्वेंट्री किस पे बाइंग करते हैं? आपने पढ़ा हुआ है, कॉस्ट पे। ठीक है, तो वो तो वही कॉस्ट है, तो उसमें उसकी एक ही एंट्री है परचेज करने। सेल करने की दो एंट्री, क्योंकि उसमें हमने इन्वेंट्री को जो आउट करना है वो कॉस्ट प्राइस से आउट करना है, सेल को जो रिकॉर्ड करना है वो सेल प्राइस में रिकॉर्ड करना है। इसलिए हमें दो एंट्री, इन्वेंट्री को जो आउट करना है वो कल पढ़ा था ना इन्वेंट्री लेजर कार्ड, ये कॉस्ट को कॉस्ट पे आउट कर रहे थे, सेल प्राइस पे आउट नहीं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हमें सेल सेल का भी रिकॉर्ड होगा, मुझे भी तो देखना ना कि मैंने सेल कितनी की है। अगर यहाँ पे डेटर टू सेल होता तो मैंने कल को पैसे भी तो ले लिए ना डेटर से, तो मैंने रिकॉर्ड भी तो रखना है ना फिर कितने पैसे लेने हैं, कितनी सेल की है, तो सेल प्राइस पे एंट्री करनी है उसकी। तो कॉस्ट है उसको इन्वेंट्री को आउट भी करना। अच्छा, जब भी इन्वेंट्री सेल होगी तो उसकी वो इन्वेंट्री तो हो जाएगी क्रेडिट, इन्वेंट्री तो हो जाएगी क्या? और वो कॉस्ट प्राइस पे होगी। कॉस्ट प्राइस कितनी है इस इन्वेंट्री की? सेल कितने यूनिट कर रहे हैं? 6 यूनिट का है, तो कॉस्ट भी 6 यूनिट की माइनस हो जाएगी ना, कितनी? 60,000। ठीक है ना, सोल्ड गुड्स फॉर 90,000, सोल्ड गुड्स में यहाँ पे कॉस्टिंग रुपीज 60,000 फॉर रुपीज, यानी कि जो 60,000 की गुड्स थी वो मैंने 90,000 की बेची, जो 60,000 की गुड्स थी वो 90,000 की बेची, तो इन्वेंट्री तो 60,000 से ही माइनस हो जाएगी। डेबिट हम करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, डेबिट हम क्या करेंगे जी? डेबिट हम करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये एंट्री है सेल की। देखो ना, जब भी चीज सेल होगी तो उससे कहाँ जाना है? कॉस्ट ऑफ सेल में जाना। और पढ़ा था ना, पर पीरियोडिक में लॉजिक देखो ना, पीरियोडिक में क्या था? जब चीजें सेल हो रही थी उन्हीं की कॉस्ट ऑफ सेल नीचे भी आए थे। कॉस्ट ऑफ सेल पर एक्सपेंस है, सेल पर इनकम है, इनकम से एक्सपेंस माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। कॉस्ट ऑफ सेल पर एक्सपेंस है, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, इसलिए एक्सपेंस डेबिट हो गया। इन्वेंट्री पर एसेट है, इन्वेंट्री कम होगी, इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल पर एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस है। ये एंट्री जो आप करोगे किससे करोगे? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर आप जब करोगे, समझो ये, और इस तरह से सेल रिटर्न की एंट्री होगी तो क्या होगा? सेल रिटर्न, इसकी भी दो एंट्री होंगी। एक तो हो जाएगी जी, एक तो हो जाएगी सेल रिटर्न डेबिट और एक कैश क्रेडिट, ये हो जाएगी जी सेल प्राइस। हाँ, और दूसरा इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे,
इन्वेंट्री वापस आ जाएगी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल वापस कम हो जाएगी और ये एंट्री हो जाएगी जी किससे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आप समझो यही एंट्री हुई है बस, आप समझो यही एंट्री हुई। अब इनको लेजर बना, लेजर किस किसके बनेंगे, परचेज का लेजर बन जाएगा, परचेज का लेजर तो बनेगा ही नहीं, परचेज तो इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, इन्वेंट्री का लेजर बनेगा, सेल का लेजर बन जाएगा, सेल तो है ना, कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर बनेगा जो पहले कभी नहीं बना, पीरियोडिक में कभी भी आपने कॉस्ट का लेजर नहीं बनाया, जो एंट्री सेल का लेजर बात है, सेल रिटर्न अभी हुई नहीं, अमाउंट नहीं लिखी। ठीक है ना, अच्छा इन्वेंट्री में देखिए जो मैंने परचेज की ये एंट्री पोस्ट करें इन्वेंट्री में, कैसे आ जाएगा आपका कितना, 1,00,000 ऐसे ही आ जाएगा, ये एंट्री पोस्ट हो गई। फिर ये जो सेल की है वो एंट्री पोस्ट करें, कैश सेल से कैश यहाँ पे आ जाए कितना जी, 90,000, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल की इन्वेंट्री आ गई है ये, सॉरी ये भाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, इन्वेंट्री 60,000, और इन्वेंट्री में भी तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा ना, समझो ये तीनों एंट्रीज पोस्ट कर रही है, ये तीनों एंट्रीज हमने क्या कर रही है, पोस्ट कर रही है। जब आप इन तीनों एंट्रीज को पोस्ट कर दोगे तो इनके फिर क्या बन जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, ये कितना आ जाएगा जी, 40,000, ये कितना आ जाएगा, 90,000, और ये कितना आ जाएगा जी, एक एंट्री मिस कर गए, वो कौन सी थी, अब नॉर्मल लॉस भी हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस जब होगा, जब अब नॉर्मल लॉस होगा तो वहां पर एंट्री क्या की थी, अब नॉर्मल लॉस को, अब नॉर्मल लॉस को परचेज, यहाँ पर एंट्री करेंगे अब नॉर्मल लॉस को इन्वेंट्री, तो अब नॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंट्री, एक यूनिट लॉस हुआ है ना, तो 10,000 आ जाएगा, एक पीस कितने का था, 10,000, तो ये भी एंट्री पोस्ट कर देते हैं जी, कहाँ पे आएगी थी, सिर्फ अब नॉर्मल लॉस ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है ना, तो ये इधर नहीं आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, तो अब इन्वेंट्री में एक एंट्री और आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगी, अब नॉर्मल लॉस कितने से जी, 10,000 से, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपका इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो भी 30 आनी है, तो भी 38। अब इन्हीं को पकड़ के हम वो प्रॉफिट लॉस बना लेते हैं, इन्हीं को पकड़ के हम क्या बना लेते हैं जी, प्रॉफिट लॉस बना लेते हैं जी। जब आप प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो सेल कहाँ से आएगी, सेल के लेजर से 90,000। अब यहाँ पर क्या होता है, वहां पर हम कॉस्ट सेल निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल आपको मिल जाएगी, लेजर से ही आपको कॉस्ट ऑफ सेल निकालने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ जाएगी, तो देख लो खुद ही 60,000 हो गई, जितनी सेल की उनकी कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा था, 30,000, वो तो गलत था ना पीछे वाला, इधर भी सर इधर, तो चाहे आप परपेचुअल यूज करें पीरियोडिक यूज करें, वहां पर क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा था, 30,000, यहाँ पर क्लोजिंग वहां से कैसे आ रहा था, गिन के, यहाँ पर कैसे आ रहा है, लेजर से, यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, लेजर से, इसका मतलब दोनों में इफेक्ट सेम गए हैं प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे उधर तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे, 30,000, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी, समझ आएगी, क्लियर हो गया, किस किस का हो गया कोई कंफ्यूजन है कुछ, एंट्री देख लो हमने वही की है, जो पीरियोडिक की है वो पीरियोडिक वाली की है, जो परपेचुअल की वो परपेचुअल वाली की है। जब आप परपेचुअल का ट्रायंगल बनाओगे तो आपको लेजर नजर आ रहे होंगे, परचेज के, सेल के, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायंगल पे नजर नहीं आ रहा, वो एडजस्टमेंट में नजर आ रहा। जब आप परपेचुअल वाली बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो देखो आप जो ट्रायंगल बनाओगे तो एडजस्टमेंट में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लेजर बन रहा है, उसका स्टॉक का लेजर बन रहा है, ये देखो ये ट्रायंगल में जाएगा, और ट्रायंगल में आपको परचेज ट्रायंगल में आपको परचेज नजर नहीं आ रही होती, सेल नजर आ रही, तो कौन सा उठा के आप प्रॉफिट बैंक दोगे, इन्वेंटरी उठा के आप बैलेंस शीट, वहां पर क्या होगा, ट्रायंगल में वहां पर ट्रायंगल में क्या नजर आ रहा होगा आपको, परचेज नजर आ रही होगी,
नफेदार और सेल भी नजर आ रही होगी, सेल उठा के सेल भी डाल दोगे, फिर सेल उठा के सेल भी डाल दोगे और क्लोजिंग स्टॉक में काउंट किया हुआ फिजिकली उठा के बैठ, ठीक है ना। अब देखो, अब परपेचुअल का फायदा क्या हुआ कि अब मैंने इन्वेंटरी का लेजर बनाया हुआ, उतना अकाउंटेंट है जो शुरू में बहस की थी, मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है, तो आप कहोगे 30 कहाँ से देखोगे, लेजर। अब यही स्टॉक में जाके फिजिकली घूम जाके, क्योंकि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितना बच गया, कितना लॉस हुआ, तो मेरे पास 30 बचा। अब मैं स्टोर में गया, वहां पे पड़े हुए थे 20,000 का स्टॉक, मैंने पकड़ लिया कहाँ से स्टोर वाले स्टोर कीपर में, किधर है भाई ये स्टॉक, वो कहता वो जल गया था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इसीलिए बेहतर है। अब FAR 1 में क्या होगा, जब वो आपसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का टॉपिक आएगा तो वो इसके अंदर घुसेगा परपेचुअल और पीरियोडिक में, वहां पर वो बताएगा नहीं, वहां पे आपने जज करना है कि कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है और अगर इन्वेंटरी चोरी हुई है, क्योंकि वहां पर इस तरह के सवाल है कि इन्वेंटरी चोरी हुई है। अब आप कहेंगे मैं कोई इंस्पेक्टर तो नहीं लगा हुआ है तो इसमें जो मैं बताऊं कितनी चोरी हुई है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपको टूल्स यूज करने हैं मेरे, वो चोरी निकालना सीखेंगे हम कि जी क्लोजिंग स्टॉक उसने ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, बताएं समझने की बात होती है। इस सवालों में अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं जी, अच्छा जी आई का बड़े मुश्किल सवाल पूछता है, मैं कहा, किस तरह का पूछना है जी, अच्छा वो कहता है जी एक एसेट परचेज की हमने 10,000 का, हमने एक मशीन परचेज की 10,000 की, उसकी उसकी लाइफ इतनी थी, उसका ये इतना था, उसका वो इतना था, तो बताएं सुबह क्लास कितने बजे होगी। सवाल कुछ ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सवाल है ना, आपको इस तरह फील होंगे, अभी तो आप हंस रहे हैं, इस तरह के होंगे नहीं होंगे, इसलिए इस तरह फील होंगे, लेकिन वो अंदर ही कुछ चीज़ छुपी हो, जिसको आपने बाहर निकाल के सॉल्व कर ना, वो डाटा कुछ है, नीचे पूछ रहे थे सुबह क्लास कितने बजे होगी, ऐसे तो नहीं होते क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के आपको फीलर देंगे वो। इसलिए ये बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने पहले अगर पढ़ा होगा इसको दोबारा पॉलिश करें, जिनकी पास हो गई हुई है, जिनको पास बात हो जाती है ना, कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, ठीक है? आपको आपको ये चीज़ें इस तरह पता थी? बताओ। हुँ? इतनी देर नहीं पता था? नहीं पता थी, पास करके बैठे थे, ठीक है? इसलिए थोड़ी-सी हम आपके अगर कॉन्सेप्ट पे थोड़ा-सा वो झाड़ें, थोड़ा सेट-सुट हो जाए, तो उसके बाद फिर हम इसको जो है ना लॉन्च करें। ठीक है जी? चलिए आज मैं आपको ना कुछ थोड़े-से क्वेश्चन दूँगा, अभी कल मैं देखा था उसमें परपेचुअल पीरियोडिक का ना क्वेश्चन में लिंक था, तो मैंने कहा मैं एक करा ही दूँ थोड़ा-सा। अभी इसमें चीज़ें हैं, अभी इसमें नॉर्मल लॉस ऑफ रिटर्न होगी तो वो इस तरह ही एंट्रीज़ कर देंगे, आंसर से नॉर्मल लॉस समझेंगे और नॉर्मल लॉस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर एंट्रीज़ को थोड़ा कंप्लीट करेंगे, फिर एक फुल फ्लेज मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है जी? चलिए आज बस।